नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। बुलेटिन से पहले चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम में, जहां चैनल हेड आशिक त्यागी युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। धन्यवाद शोभा। युग करवट के दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बता दूं कि आज हम प्रदेश की और जनता को लेकर जो स्थिति है, योगी सरकार की कमिश्नर प्रणाली की जो स्थिति है और तीसरी लहर के आने का जो अंदेशा खत्म हुआ है, इस सब मुद्दे पर बात करेंगे और हमें अपनी एक्सपर्ट राय देंगे युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत जी। सलामत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। पहली एक अच्छी सूचना जो सरकार की तरफ से और अन्य एजेंसियों के माध्यम से हमें मिल रही है कि शायद हम तीसरी लहर का सामना करने से बच गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर शायद नहीं आएगी। क्या लगता है, जो अर्थव्यवस्था आम आदमी की टूट गई है, अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो कुछ सुधार की संभावना है? देखिए आशीष जी, मुझे लगता है कि फरवरी तक तो कोई लहर आती नहीं है। आएगी भी तो आपको इसका एहसास ही नहीं होगा जी। इसलिए नहीं होगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे उस समय कोरोना गायब हो गया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ से जैसे चुनाव खत्म हुए तो कोरोना फिर आ गया। हम लोगों ने कई बार इस पर डिबेट भी की है कि जब चाहते हैं कोरोना आ जाता है मीडिया में, जब चाहते हैं चला जाता है। अच्छा, आपको हमें कैसे पता चलता है? जब मीडिया पर हम बताते हैं तो तभी पता चलता है। सरकार आंकड़े देने शुरू कर तो देती है। जाहिर है कि ये जैसे वैसे अच्छी बात है, खुशी की राहत भरी बात है। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे गाजियाबाद के विधायक हैं अतुल जी, उन्होंने भी बीच में भी मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल 99% ये उम्मीद है कि शायद अब थर्ड फेज नहीं आ पाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत कुछ कोरोना ने हमसे छीन लिया है। बहुत हमारे अपने अजीज़ चले गए हैं। फाइनेंशियली तो हम बहुत लोग कमज़ोर हो चुके हैं। तो ये अच्छी राहत भरी बात है कि नहीं आएगी और आना भी नहीं चाहिए। चाहे बात कोरोना की नहीं है, कोई भी बीमारी ऊपर वाली आपदा नहीं आना चाहिए। हमें दुआ करना चाहिए। और देखिए, ये तो कोरोना एक ऐसी बीमारी आई थी जहां हमसे ऊपर वाले ही रूठ गया था। और आज देखिए कि आज दिल्ली में कई माह बाद जो है धार्मिक स्थल खुले हैं। जी जी। तो जब धार्मिक स्थल ही हम लोगों के लिए बंद हो गए तो जाहिर है कहीं ना कहीं हमसे ऊपर वाला नाराज़ था। और हमें अपने उससे आज भी तौबा करना चाहिए कि ताकि कम आदमी कहाँ होता है परेशान। जी, तो जाहिर है कि जब जाता है ऊपर वाले के घर में जाएगा ना, अब वो भी दरवाजे बंद हो गए थे हमारे लिए। तो ये अच्छी बात है कि शायद ऊपर वाला हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए, हमारी जो गलतियां हैं हमें माफ़ कर दे। तो बहुत अच्छी आपने कही है और ये हम लोगों को लगता है कि शायद अब ये नहीं आ पाएगी थर्ड फेज। एक आम आदमी के नज़रिए से हम सरकार से कैसी चीज़ें चाहते हैं कि हमारा जीवन स्तर सुधरे या हमारी आमदनी फिर से बढ़नी शुरू हो जाए? नहीं, देखिए, ये तो एक सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। ज़ाहिर सबको शिक्षा है, रोज़गार है, हर चीज़ देने की जिम्मेदारी भी है। अब देखिए, असल में बहुत आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। बाज़ार खुले हैं लेकिन रौनक नहीं है, ग्राहक नहीं है। पिछली दिवाली भी ऐसी गुजरी। जी बिल्कुल। और जितने त्यौहार भी आए हैं, त्योहारों पे आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो बात ही नहीं थी। बाज़ारों में सामान है लेकिन लेने वाले नहीं है। उसके कई कारण थे असल में आशीष जी। सवाल ये कि तो फाइनेंशियली हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए। लॉकडाउन ने हमको बहुत बर्बाद कर दिया। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें बहुत गिरावट आई है और उसका खमियाजा हम अभी भुगत रहे हैं। और आने वाले, मुझे लगता है कुछ अभी और वक्त लगेगा। अभी हम नहीं कह सकते कि शायद हमारी फाइनेंशियली स्थिति ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी सुधरेगी, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं आशीष जी कि अभी शायद हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बाज़ार हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है उसमें, क्योंकि लोगों में पैसा नहीं हैगा और फैक्ट्री कारोबार सब बंद हो चुके थे। तो जब जाहिर है कि कहाँ से आदमी करेगा। फिर इसका एक ये भी कारण है कि बहुत अपने चले गए कोरोना में। लोग बहुत टूट चुके हैं, बहुत टूटे। किसी का भाई चला गया, किसी की बीवी चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी के बाप चले गए। और सबसे बड़ा तो बात यह है कि हम उनको कांधा भी नहीं दे पाए। तो ऐसी चीज़ें कोरोना ने हमको दी हैं जो हम शायद आहिस्ता आहिस्ता उभर सकते हैं। क्योंकि भारत में बहुत जोश वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी समस्या से हम लोग उभर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा। एक और घटना यूपी में हुई गोरखपुर में, जिसने पूरे देश, पूरे शहर, हमारे पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया। होटल में ठहरे एक व्यापारी की पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगा। पुलिस पर पीटकर हत्या करने का आरोप लगा है।
क्या इस घटना से योगी सरकार की छवि पर जनता के प्रति कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सरकार की छवि पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये एक अलग इशू है, क्योंकि देखिए सरकारी मशीनरी जो होती हैं वो सरकार का रोड मैप तैयार करती हैं। सरकार की छवि इन पे बहुत डिपेंड करती है, और ख़ासकर कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जो सरकार का भविष्य तय करती है। आप अगर सुरक्षित हैं, बाहर आराम से जा रहे हैं, तो सरकार की तारीफ होती है कि बहुत अच्छा लाइन ऑर्डर चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जो हैं बहुत प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बेलगाम है, और कहीं ना कहीं उसको इस बात का खौफ नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक प्रभाव ऐसा रहता है अधिकारियों पे जो उनको बचा लिया जाता है। इस वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और जाहिर है जो गोरखपुरी घटना हुई है तो वो ऐसी घटना है कि शायद इसमें जो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं और भी हो चुकी हैं और सरकारों में भी हुई हैं। तो इसमें जब तक कोई ठोस कदम नहीं होगा, ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू हुआ है गोरखपुर की घटना को लेकर, लोग सवाल उठा रहे हैं कि विकास दुबे की प्रॉपर्टी पर अगर बुलडोजर चल सकता है तो उन पुलिसकर्मियों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा जो हत्या के आरोपी हैं और जो फरार हैं? देखिए आपको कानपुर वाला विकास दुबे वाला प्रकरण और ये वाला, इसमें आपको उसकी तुलना नहीं कर सकते। वो तो एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत काम किया गया था। वो तो एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था कि जिसमें सब वो आएंगे पुलिस वाले, उनको मारा जाएगा। वो उस घटना की भी आपको निंदा करना पड़ेगी। हमारे जाबाज पुलिस वाले देखिए वहाँ भी शहीद हुए हैं। वो जो यहाँ की गोरखपुरी घटना है, वो गोरखपुरी घटना को साजिशन नहीं हुई है, अचानक हुई घटना है। वहाँ ऐसी बहस हुई है। लेकिन सवाल इसमें यह है कि कानून के खिलाफ लोग गए, कोई परमिशन नहीं थी उनके पास। रात को 2 बजे जाने का मतलब क्या था? क्या कोई उनके पास ऐसी सूचना थी कि कोई बड़ी घटना करके कोई यहाँ ठहरा हुआ है, कुछ मिला होगा मेरे कुछ है? ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे जो दूसरी व्यवस्थाएं बताई गई हैं जिनके चक्कर में सब कुछ हुआ, बहस हो गई। और जो मनीष गुप्ता थे उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा आतंकवादी जो आप मेरे पे इस तरह है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ टेम्पर लूज हो गए पुलिस वालों के भी और सबके। और रात का माहौल है, हो सकता है रात में कोई ना कोई दूसरी व्यवस्था में वो हो, तो ये घटना हो गई। इसलिए मैं लगता नहीं मुझे कानपुर और वहाँ पे वो घटना को देखा जाए। रही बात बुलडोजर चलने वाली, तो एक कानून है, कानून के तहत कार्रवाई होगी, जांच चल रही है। वहाँ के एडीजी जो हैं अखिल कुमार जी बहुत अच्छे सुलझे हुए अधिकारी हैं, बहुत डायनेमिक ऑफिसर हैं, वो इसको खुद बड़ी डीपली देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सच सामने आएगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपने आज अपने कॉलम में एक बात उठाई है कि यूपी के 4 जिलों में जो कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी वो कहीं ना कहीं जो है फेल होती नजर आ रही है। इस पर क्या कहें? देखिए बात ये है आशीष जी, सवाल ये है कि ये नाम बड़े दर्शन छोटे वाली स्थिति हो गई है। एक फौज बन गई अफसरों की। उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों में लागू की गई है। गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, बनारस है और गोरखपुर नहीं, बनारस हाँ, कानपुर है, बनारस है, गौतम बुद्ध नगर है और गोरखपुर तो है, गोरखपुर में नहीं, और एक जगह सॉरी लखनऊ। 4 जगह है। अब 4 जगहों पे किया गया। गौतम बुद्ध नगर में जो इस समय अधिकारी तैनात हैं, वहाँ पे डीसीपी लोग उस पर वो वहाँ कप्तान भी रह चुके हैं, लव कुमार। वो कप्तान थे तब अपराधों पे नियंत्रण होता था। वो एक जिले के पूरे थे, वो पूरा संभाल लिया करते थे। आज वहाँ पे 7 आईपीएस हैं, सब डीसीपी कप्तान स्तर के अधिकारी हैं। कानपुर में 11 आईपीएस हैं, ठीक है, जो वहाँ पे जो रहे हैं वहाँ पे अधिकारी डीसीपी स्तर के हैं। वो सब जिलों के कप्तान रह चुके हैं। संजू त्यागी में कप्तान रह चुके हैं, वो बड़े अच्छे कप्तान बिजनौर में रहे, वहाँ डीसीपी होंगे वो। अब आप आ जाइए बनारस में, बनारस की स्थिति भी आई है, वहाँ भी ऐसी हाल है। इसके अलावा आप आ जाइए लखनऊ में 11 से भी अधिक आईपीएस है। वहाँ पे तो एक ज्वाइंट कमिश्नर, फिर डीआईजी, फिर एक आईजी, सारे आईपीएस हैं भाई। एक एडीजी हो गए, वहाँ पुलिस कमिश्नर हो गए, फिर एक आईजी है वहाँ पे जो ज्वाइंट कमिश्नर है, फिर डीआईजी हैं, फिर डीसीपी हैं। अब यहाँ जो गौतम बुद्ध नगर में डीआईजी हैं ज्वाइंट कमिश्नर, और वो नहीं है अपना आईजी स्तर का अधिकारी। सवाल ये है कि इतनी बड़ी फोर्स, अपराध वैसे ही हो रहा है,
व्यवस्था कहीं नहीं सुधरती। इसलिए है कि कहीं ना कहीं जवाबदेही नहीं है। 2-2 3-3 थानों पे आपने आईपीएस बिठा दिए जी। अब जब चौकी इंचार्ज जो एसओ को ये पता होगा कि ये आईपीएस मेरा कुछ नहीं कर सकते, उसकी सुनेंगे क्यों? तो क्यों सुनेंगे? एक कप्तान जिले का होता तो पूरे में हड़कम रहता था। अब देखिए ये जिस सिस्टम से बनाई गई थी, देखिए पुलिस आयुक्त प्रणाली और जगह भी देश में हैगी, दिल्ली में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकार पुलिस आयुक्त को हैं, वहाँ पे आईएएस को अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ केवल और केवल अभी सिर्फ दिखावा है पुलिस कमिश्नरी का, अधिकार है नहीं, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ देखिए पुलिस आयुक्त को केवल और केवल धारा 144 का अधिकार है। धारा 144 जो है कमिश्नर लागू करता है अभी चारों जगहों पे, जुलूस की परमिशन वो देगा। बाकी सारी चीज़ें डीएम के पास हैं जी भाई। आर्म्स और जगह देखिए आप, दिल्ली में आर्म्स का भी उन्हीं के पास सब कुछ पुलिस के पास है, आबकारी भी उन्हीं के पास है, शस्त्र भी उन्हीं के पास है, हर चीज़ उनके पास है। तो इसलिए बड़ी मजबूत हैगी, वहाँ पे काम होता है। हमारे यहाँ केवल नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अभी बहुत जल्दबाजी था, मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। इसलिए देखिए आगरा, गाजियाबाद और जगहों पे बात चल रही थी, वो व्यवस्था अभी बीच में रोक दी गई है, इसीलिए रोक दी गई है। क्योंकि तो जो ये आप बात कर रहे हैं कि ये जब 11 आईपीएस या 7 आईपीएस या 12 आईपीएस एक ज़िले में हैं, एक उनके ऊपर अधिकारी हो गया, बाकी उसके अधीनस्थ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही की भी बात है कि जनता के प्रति जवाबदेही ना होना इसकी वजह है। बिल्कुल भाई। आप बताइए वो जाके अगर डीसीपी के पास जाएंगे तो डीसीपी कुछ कर ही नहीं सकते, वो बात सुनेंगे करके चले ठीक है देखते हैं। अब उनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है ना, जवाबदेही उनके कमिश्नर के प्रति हो गई। अब एडीजी स्तर का अधिकारी है, वो रोज जनता से नहीं मिल सकता, उनका एक स्टेटस अपने आप को मेंटेन करते हैं लोग, कमिश्नर हैं, कमिश्नर जनता से नहीं मिल सकता। तो अब पुलिस कप्तान से जाके हर आदमी मिल लेता था, अपनी बात रखता था वो। पुलिस कप्तान को पावर होती थी कि वो एसओ के खिलाफ एक्शन लेता था। लखनऊ में मैं बताऊं, एक पुलिस के बड़े अधिकारी गए हजरतगंज थाने में जी, वहां जाने के बाद मतलब कमिश्नर से बड़े अधिकारी वो वहां गए, उन्होंने वहां आदेश दिए कि इस इंस्पेक्टर हजरतगंज को हटा दिया जाए। इससे विवाद हो गया क्योंकि तैनाती का अधिकार कमिश्नर लखनऊ को था, वो नहीं हट पाए। तो कैसे करेंगे आप? यही व्यवस्था है। अब पहले कप्तान के होता था, हो जाएगा। अब बताओ जब पुलिस के बड़े अधिकारी कहने पर भी एसओ इंस्पेक्टर नहीं हटेगा तो बचा क्या रहेगा? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इसमें थोड़ा सा देखना, दोबारा से विचार, मॉनिटरिंग की जरूरत है। भीड़ बढ़ाने से काम नहीं बढ़ेगा। अफसरों की आप जितनी भीड़ बढ़ाएंगे, जवाबदेही किसकी प्रति रहेगी? उनकी कप्तान होता है जिले का, वो जनता के प्रति जवाबदेह है, बड़े अफसरों के प्रति जवाबदेह है। एसओ इंस्पेक्टर उसके सुनते हैं। आज कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज की इस चर्चा का लबोलबाब ये निकला कि हमारे एडिटर इन चीफ सलामत जी के अनुसार सरकार को कमिश्नर प्रणाली जहां जिन 4 जिलों में लागू है उन पर पुनः उनकी परीक्षण करें, उस पर दोबारा विचार करें, दोबारा योजना बनाए। अन्यथा इन 4 शहरों की तरह अगर किसी और शहर में भी ये व्यवस्था लागू हुई तो वहाँ भी स्थिति बिगड़ सकती है। सलामत जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका। अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि युग करवट चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात कहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज के दिन इस गांधी जयंती के अवसर पर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने कहा कि महात्मा गांधी ने दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया है। विश्व में भी उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। आज भी कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जब शपथ लेता है और अपना स्पीच देता है तो महात्मा गांधी को याद करना नहीं भूलता, और उसका यह मानना है कि राष्ट्रपिता ने जो एक सशक्त हथियार असहयोग के रूप में दिया, वो आज भी विश्व में उसका कोई तोड़ लोकतंत्र की स्थापना के लिए नहीं है। जिलाधिकारी ने लोगों से स्वच्छता का संकल्प लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के आदर्श प्रत्येक व्यक्ति को अपनाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। निजी स्कूलों की मनमानी का विरोध लगातार जारी है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने विरोध में पदयात्रा निकाली। एसोसिएशन का आरोप है कि स्कूल फीस के नाम पर लूट मचा रहे हैं।
सरकार से स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की गई है। निजी स्कूलों की मनमानी का विरोध जारी है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिक्षा क्रांति सत्याग्रह पदयात्रा निकाली। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल अभिभावकों को लूट रहे हैं। उन्होंने सरकार से निजी स्कूलों पर लगाम कसने की मांग की। गाजियाबाद के सभी अभिभावक इस शांति मार्च के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि शिक्षा को व्यापार न बनाया जाए। शिक्षा जो मौलिक अधिकार है हमारे बच्चों का, उससे वंचित न किया जाए। और इस कोरोना काल में पिछले लगभग 2 साल से अभिभावक इसी बात को कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है तो ऑनलाइन के हिसाब से फीस निर्धारित करें, लेकिन सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। आरटी एक्ट के अंतर्गत एडमिशन हो रहे हैं स्कूल में, लेकिन स्कूल एडमिशन लेने को तैयार नहीं है। पदयात्रा गांधी पार्क से शुरू हुई और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर समाप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली का उद्घाटन जिला जज ने किया। कार्यक्रम के दौरान महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली निकाली गई। जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमृत महोत्सव देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुपालन में यहाँ भी हम लोगों ने जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और इससे जन जन के बीच, आम जनता के बीच जो अशिक्षित हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको कानून की जानकारी नहीं है, उनको विधिक सहायता या विधिक सेवाओं के बारे में जागरूक बनाने के लिए यह रैली। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि भी दी। कार्यक्रम में न्याय का अधिकारी और बार एसोसिएशन के पद अधिकारी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। कांग्रेस ने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में दोनों के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। जय जवान, जय किसान, वीर शहीदों की जय हो, वीर शहीदों की जय हो। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पर चलकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। एमबी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। सिविल जज कमल सिंह ने प्रभात फेरी की शुरुआत कराई। प्रभात फेरी में एनसीसी कैडेट भी शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। एमबी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया। सिविल जज कमल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी का उद्घाटन किया। प्रभात फेरी में स्काउट गाइड एनसीसी कैंडिडेट का बैंड भी शामिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट चैनल। नमस्कार।